हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं सत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। इससे पहले हमने शक्ति की अवधारणा पर बात की है। शक्ति, वैधता, सत्ता, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। इन तीनों का परस्पर जोड़कर हमें अध्ययन करना होता है। शक्ति के बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में बात की है, कर चुके हैं। अब हम पहले बात कर रहे हैं सत्ता की और फिर उसके बाद बात करेंगे वैधता की। कई बार शक्ति और सत्ता में अंतर भी पूछ लिया जाता है, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। तो पहली बात आती है कि सत्ता क्या है। दरअसल शक्ति के साथ जब सत्ता जुड़ जाती है, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है, तब सत्ता का निर्माण होता है। अगर हम साइंस के फार्मूले की तरह बात करें तो ये कहा जाएगा कि शक्ति प्लस वैधता इज इक्वल टू सत्ता। ये एक सत्ता की परिभाषा है मुख्य तौर पे। वैसे जैसे परीक्षा में कई बार किसी खास विचारक के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि भाई फलाने विचारक ने सत्ता की क्या परिभाषा दी है, या परिभाषा दे दी जाती है और ये कहा जाएगा कि सत्ता की ये परिभाषा किसने दी है। तो एक ही बात को बहुत से विचारक अपने अपने ढंग से कहते हैं। जैसे डेविस कहते हैं कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। उसी तरह से एक बड़े लोक प्रशासन के विचारक हुए हैं हेनरी फ्योल। उनका ये मानना है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की, उसकी पालना करवाने वाली शक्ति का नाम है। तो ये तो परिभाषा के तौर पर हम बात कर रहे हैं। वैसे सत्ता का मतलब है जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तब सत्ता का निर्माण होता है। दरअसल सत्ता शक्ति का एक संस्थागत रूप है। संस्थागत रूप का मतलब है कि जो पावर है उसको एक स्थायित्व मिल जाता है, और स्थायित्व तब मिलता है जब उस शक्ति के प्रति लोगों की एक स्वाभाविक सहमति विकसित हो जाती है। यानी कि कोई भी जैसे पावरफुल है, जिसके पास शक्ति है, तो वो शक्ति तभी बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती है जब लोग उस शक्ति को अपनी स्वीकृति दें, वरना तो शक्ति को एक ना एक दिन उखड़ना है। तो शक्ति के पास जब शक्ति को लोग ये कहेंगे कि भाई हाँ ये हमारे हित में है, या हम इसको अपनी स्वाभाविक आज्ञाकारिता देते हैं, तब फिर बात बनती है। तो ये बात आती है सत्ता और जो शक्ति के साथ। तो जैसे कई तानाशाह होते हैं जो सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, और वो अपनी सैन्य बल के दम पर राजनीतिक शक्ति हथिया लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने लंबे समय तक बने रहने के लिए झूठा सच्चा संविधान भी बनाना होता है, चुनाव भी कराने होते हैं, चाहे वो अपने आप में एक नकली ही चुनाव हों, चाहे वो सुडो इलेक्शन ही हो, लेकिन वो कराता ज़रूर है। वो ये दिखाने के लिए कि वो केवल बंदूक की दम पे नहीं है, बल्कि लोगों की सहमति के दम पे है। तो जब शक्ति को लोगों की सहमति मिल जाती है तब वो सत्ता में बदल जाती है। जब तक लोगों की सहमति नहीं मिलती है तब तक वो शक्ति ही रहती है। बड़े बड़े डाकू हैं, गुंडे हैं, उनके पास शक्ति होती है और सत्ता नहीं होती है, इसलिए वो एक दिन उखड़ जाते हैं। अभी आपने विकास दुबे का उदाहरण सुना है। लोगों की सहमति उसके साथ नहीं थी उसके कामों के प्रति। वैसे वो पावरफुल था, लेकिन अकेली पावर बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है।
तो ये बात बड़े अंतर की होती है, शक्ति और सत्ता का जो बड़ा अंतर है। तो अब बात करते हैं कि सत्ता के जो प्रकार कौन कौन से हैं। तो सत्ता के प्रकारों पर जो जिक्र किया है ज़्यादा बेहतर तरीके से, उसमें मैक्स वेबर की अवधारणा आती है सत्ता को लेकर। मैक्स वेबर एक राजनीतिक वैज्ञानिक भी हैं, एक समाजशास्त्री भी हैं, और इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है। तो इन्होंने जो सत्ता की अवधारणा दी है, तो उसी में ही इन्होंने सत्ता के रूप बताए हैं, कैसे कैसे रूप होते हैं सत्ता के। तो उन्होंने पहला रूप बताया है, एक परंपरागत सत्ता होती है। परंपरागत सत्ता में मतलब है कि जैसे राजा होता है, अब हम राजा के आदेशों की पालना करते हैं। एक समय बाद राजा इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन परंपरा ये है कि राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा। तो जो ही वो बड़ा बेटा राजा की मृत्यु के बाद राजा बनता है, तो हम उसके आदेशों की भी पालना उसी तरह करने लगते हैं जिस तरह हम पहले के राजा के आदेशों की पालना करते थे। तो ये हमने उन पर सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा है। कि परंपरा ये कहती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो हमने उसको अपनी सहज स्वीकृति दे दी सत्ता के, राजशाही को। तो इस स्वीकृति देने का आधार क्या था? एक परंपरा थी। तो इसलिए ये सत्ता का परंपरागत रूप कहलाया। दूसरा एक सत्ता का रूप होता है करिश्माई शक्ति, करिश्माई जो सत्ता होती है। करिश्माई सत्ता का मतलब होता है कि जो सत्ताधारी है उसके व्यक्तित्व में ही ऐसा करिश्मा होता है, एक ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी होती है कि लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी बात मानते हैं या उनके आदेशों के प्रति स्वाभाविक आज्ञाकारिता देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। तो जैसे महात्मा गांधी के मामले में था, गांधी के पास कौन सी बंदूक थी? साबरमती से निकलते हैं, दांडी तक पहुंचते हैं, सैकड़ों की जो भीड़ नहीं थी वो हज़ारों में बदल जाती है। बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, ब्रिटिश सरकार झुक जाती है उनके सामने। तो ये सब जो बात हैं, ये सब आंदोलन कहलाते हैं। तो ये सत्ता के जो रूप हैं में एक है करिश्माई सत्ता, जो हमने भी बात की है कि ये पर्सनैलिटी में होता है। जैसे साधु संतों की सत्ता होती है, उन्होंने कह दिया तो अनुयायी हैं वो वैसा ही करने लगते हैं। तो ये करिश्माई सत्ता है। जो ही वो इस दुनिया से जाते हैं उनकी सत्ता भी उनके साथ चली जाती है। फिर लास्ट में जो मैक्स वेबर सत्ता के तीसरे रूप की जो बात करते हैं वो है बौद्धिक तार्किक सत्ता। बौद्धिक तार्किक सत्ता से अभिप्राय है कि सत्ता कानून में निहित होती है, सत्ता पद में निहित होती है। कानून बनाकर किसी पद को शक्तिशाली बनाया जाता है और सत्ता उस पद में निवास करती है। जो भी व्यक्ति उस पद पर पहुंचेगा वो उतना ही जो प्राधिकार संपन्न हो जाएगा, अधिकार संपन्न हो जाएगा और काम करने लगेगा। जैसे जिला कलेक्टर का जो पद है, उस पद में पावर है। पद में पावर का मतलब ये है कि नियम बना दिए गए कि एक जिला कलेक्टर के ये काम होंगे, ये उसके पास अधिकार होंगे, वो ये फैसले ले सकेगा। नहीं तो अब उस पद में है वो पावर। अब जो भी व्यक्ति निश्चित योग्यता को पूरा करके उस पद पर जाकर बैठेगा ना, तो उसके पास ऑटोमेटिक वो चीज़ें सारी आ जाएंगी और वो पावरफुल हो जाएगा। तो ये अचानक अपने आप में उसमें जो शक्ति आना, और जो ही वो उस पद से हटेगा, रिटायर होगा, तो वो फिर कलेक्टर की पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि बौद्धिक तार्किक सत्ता में जो सत्ता है वो पद में समाहित कर दी जाती है, व्यक्ति में नहीं होती है। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, जब पद पे होता है तो वो उनकी पावर्स का यूज करता है, जब वो नहीं होता है तो वो
वैसा उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो ये बौद्धिक तार्किक सत्ता है और मैक्स वेबर इस सत्ता के इस रूप को सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हैं और उनका मानना है कि भाई जो आधुनिक, जो प्रगतिशील और लोकतांत्रिक समाजों में सत्ता का यही रूप होना चाहिए, इसी को ही मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि हमने इसी बौद्धिक तार्किक इसलिए देता है क्योंकि हमने किसी भी पद में जब शक्तियाँ दी हैं ना, तो हमने तर्क लगाया है, दिमाग लगाया है, काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमने ये बनाया है कि भाई इस पद में ये पावर दी जानी चाहिए, प्रधानमंत्री है का पद है तो इसमें ये शक्तियाँ दी जानी चाहिए। तो ये सब कहलाती है बौद्धिक तार्किक सत्ता, जिसे वैधानिक सत्ता भी कहते हैं क्योंकि विधि के जरिए वो सत्ता मिलती है, उसके ऊपर अंकुश भी होता है, उसको अपने दायरे में रहकर काम करने की आज़ादी भी होती है। तो ये मैक्स वेबर ने जो 3 रूप बताएं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि वेबर ने सत्ता के 3 रूप कौन कौन से बताए हैं। तो सत्ता की जो चैप्टर है उसमें जो सवाल आएंगे, सत्ता की अवधारणा क्या है, सत्ता की जो मैंने अभी शुरुआत में 2-3 परिभाषाएं बताई थी उनमें से कोई परिभाषा पूछी जा सकती है, और मैक्स वेबर ने सत्ता के क्या जो आधार बताया है उसको पूछा जा सकता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सत्ता के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि सत्ता कहाँ से निकलती है। तो अभी मैंने बताया कि सत्ता परंपराओं से भी निकल सकती है, सत्ता जो किसी विशेष विचारधारा से भी निकल सकती है, सत्ता किसी के करिश्माई व्यक्तित्व से भी निकल सकती है, और आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में सत्ता विधि से भी निकलती है। तो ये सत्ता के अलग अलग स्रोत हैं और इनके अपने अपने उदाहरण हैं, जो मैंने अभी मैक्स वेबर के जो सत्ता की अवधारणा में हमने इसका जिक्र भी किया है। तो ये तो बात रही सत्ता की। सत्ता और शक्ति में अंतर क्या है तो हमने एक बताया था, पहले भी थोड़ा जिक्र किया है। इसमें बेसिक अंतर एक तो जैसे हमने बताया कि जो सत्ता है उसका रूप संस्थागत होता है, शक्ति है वो अल्पकालिक होती है, यानी कि उसका लंबे समय तक अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा, सत्ता के आदेशों की जो पालना है लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं, शक्ति के जो आदेश हैं वो लोग डर के करते हैं, वो स्वाभाविक आज्ञाकारिता उसे नहीं मिलती है। या हम ये कह सकते हैं कि सत्ता के साथ वैधता जुड़ी होती है, शक्ति के साथ वैधता नहीं होती है। कि ये भी कह देते हैं कि भाई जो शक्ति है वो एक नंगी तलवार है और सत्ता म्यान में रखी हुई तलवार है, ये भी एक उदाहरण दिया जाता है। तो ये तो बात हुई सत्ता की। अब हम बात करते हैं वैधता की। वैसे तो हमने जो सत्ता के साथ ही जब वैधता का जिक्र किया है तो फिर भी हमने उसे बताया है, लेकिन वैधता को लेकर अपनी पुस्तक में अलग चैप्टर है। हालांकि स्वतंत्र रूप से जब वैधता से जुड़ा सवाल आएगा तो वो सवाल छोटा होगा, जो बड़ा सवाल होगा वो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जुड़ कर आएगा। तो वैधता है जो कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। तो हमने अभी बताया था कि वैधता से क्या अभिप्राय है। जब लोग किसी भी शासन व्यवस्था को, राज व्यवस्था को अपने हित में मानकर, पानी भी लाना है, अपने हित में मानकर और उसके आदेशों की पालना करते हैं, उसे अपनी स्वाभाविक आज्ञाकारिता देते हैं, तब वो वैधता कहलाती है। और हमारे लोकतांत्रिक जो समाज हैं उनमें वैधता का जो परीक्षण है वो चुनाव के जरिए होता है कि भाई एक दल ने, अभी जनता ने किसी को अपनी समर्थन दिया चुनाव के जरिए, 5 साल बाद फिर उसको चेक किया जाएगा कि भाई उसके जो समर्थन दिया वो सही भी है या नहीं है। तो हर 5 साल में उसका वो होता है। अगर सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है तो फिर जनता है वो धीरे धीरे अपना समर्थन वापस खींच लेती है और उसे हटा देती है। और सरकारें भी अपने स्तर पर एक आंतरिक रूप से वैधता का आकलन करती हैं और सर्वे कराती हैं कि लोगों में उनके कामों के प्रति कितनी
राजगी है या नाराज़गी है, तो उसके ज़रिए भी पता करते हैं। तो जब भी सरकार का जनादेश खिसकने लगता है तो ये कहा जाने लगता है कि अब वैधता का संकट खड़ा हो गया है, कि सरकार पर लोगों का भरोसा उठ रहा है, तो ये वैधता का संकट होता है। तो ये दोनों बहुत गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि शक्ति तभी सत्ता बदल पाती है जब जनता उसे अपनी स्वीकृति देती है, और सत्ता के प्रति जनता की जो स्वीकृति है वही वैधता कहलाती है। धन्यवाद।